डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फर्स्ट कोर लेक्चर ऑफ लेटेस्ट प्रोग्रामिंग बाय ड्रॉयड स्कूल में। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग सॉल्विंग। कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग सॉल्विंग सिस्टमेटिक और क्रिएटिव प्रोसेस है जो हमें एक वैल्यू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से लेकर एक रिलायबल वर्किंग सोल्यूशन तक ले जाता है। इस प्रोसेस में हम प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, पॉसिबल सोल्यूशन जनरेट करते हैं और उनका इवोल्यूशन करते हैं और फिर इटरेट करते हुए बेस्ट आउटकम तक पहुंचते हैं। यह अप्रोच स्ट्रक्चर थिंकिंग को डेवलप करता है। रैंडम गेसिंग के बजाय लॉजिकल स्टेप्स फ्लो किए जाते हैं। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी यहाँ पावरफुल रोल निभाते हैं। वे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ऑटोमेशन, स्पीड और एक्यूरेसी, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। इमेज में जो स्टूडेंट दिख रहा है वह फोकस्ड इन्वायरमेंट में कंप्यूटर के साथ डीपली इंगेज्ड है। यह रिप्रेजेंटेशन दिखाती है कि मॉडर्न क्लासरूम में प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ थियरी नहीं है बल्कि एक्टिव हैंड्स ऑन प्रोसेस है। यही फाउंडेशन आगे की पूरी डिस्कशन को सेट करती है और हम कंप्यूटर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के कोर एलिमेंट और बेनिफिट्स को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ कोर मैसेज बहुत क्लियर है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जरूरी है, खासकर शुरुआत में। सीधे कोडिंग शुरू करने से बिना प्रॉपर एनालिसिस और डिजाइन के अक्सर बग्स, रीवर्क और हैंड टू मेंटेन कोड जैसी प्रॉब्लम सामने आती हैं। अगर हम पहले एनालिसिस और डिजाइन पर फोकस करें तो कोई इश्यूज कोड लिखने से पहले ही प्रिवेंट हो जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बनाता है और यही डिसिप्लिन अप्रोच आगे की पूरी डिस्कशन की फाउंडेशन है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या प्लानिंग के बाद कोडिंग करने से आपकी क्लियरिटी ज्यादा मिलती है? चलिए अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के 6 की फेजेस को समझते हैं। ये फेजेस हैं प्रॉब्लम डिफिनीशन, प्रॉब्लम एनालिसिस, डिजाइन सॉल्यूशन, कंप्यूटर सॉल्यूशन एंड डॉक्यूमेंटेशन मेंटेनेंस। हर फेज पिछले फेज पर बिल्ड करता है। अगर किसी फेज को स्किप कर दिया जाए तो आगे चलकर एक्सपेंसिव फिक्सेस और अनएक्सपेक्टेड इश्यूज आने लगते हैं। प्रॉब्लम डिफिनीशन में हम स्कोप और गोल्स क्लियर करते हैं, एग्जैक्टली क्या सॉल्व करना है यह डिफाइन करते हैं। प्रॉब्लम एनालिसिस में कॉजेस और कंस्ट्रेंट को समझते हैं, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं और किन लिमिट्स के अंदर सोल्यूशन बनाना है। डिजाइन ऑफ सोल्यूशन में प्लान्ड अप्रोच तैयार किया जाता है, कैसे सॉल्व करें उसका क्लियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। कंप्यूटर सोल्यूशन में एक्चुअल कोड डेवलप और इंप्लीमेंट किया जाता है और अंतिम 2 फेजेस डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस इंश्योर करते हैं कि सोल्यूशन प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड हो और लॉन्ग टर्म में मेंटेन भी किया जा सके। इस फेजेस को सीक्वेंस में फॉलो करना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इफिशिएंटली सॉल्व करने की है। अब आप कमेंट में बताइए, इन 6 फेजेस में से कौन सा फेज आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगता है और क्यों? पॉज करिए, कमेंट करिए। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के पहले फेज पर आते हैं, प्रॉब्लम डिफिनीशन। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स अक्सर वेगी और एम्बिगियस होते हैं, वे क्लियर स्टेटमेंट के रूप में सामने नहीं आते। इसलिए सबसे पहला काम है प्रॉब्लम को प्रिसाइजली डिफाइन करना। यहाँ फोकस इस बात पर आता है एग्जैक्टली क्या करना है, न कि कैसे करना है। जब हम व्हाट को क्लियर कर लेते हैं, जब हम अपने प्रॉब्लम्स की क्या वाले स्टेटमेंट को क्लियर कर लेते हैं तो आगे की एनालिसिस और डिजाइन स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया है, वैल्यू प्रॉब्लम्स को, जैसे फाइंड द जीसीडी ऑफ 2 इंटीजर्स, इसको कंस्ट्रेंट ऐड करके और इनपुट क्लियरफाई करके कितना प्रिसाइज बनाया जा सकता है। अब पुराने दोनों स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए। फाइंड द जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स और उसका प्रिसाइज्ड वे में अगर आप देखेंगे तो गिवन 2 पॉजिटिव नंबर नॉन जीरो इंटीजर n एंड m, फाइंड द जीसीडी। यहाँ पे एकदम क्लियर है कि 2 नंबर में आपको जीसीडी निकालने हैं और वो दोनों नंबर नॉन जीरो नंबर है। तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल रही है कि क्या करना है एग्जैक्टली। क्लियर प्रॉब्लम डिफिनीशन पूरी प्रोसेस की फाउंडेशन है। अगर शुरुआत स्पष्ट हो तो आगे के फेजेस स्ट्रांग और अलाइंड रहते हैं। तो चीजें क्लियर हो रही है। जब भी आपको प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले क्या पे फोकस करना है? सबसे पहले आपको व्हाट पे फोकस करना है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, न कि हाउ टू सॉल्व, न कि इसको कैसे सॉल्व करना है उस पे फोकस करें। सबसे पहले अपने प्रॉब्लम्स को एकदम क्लियर और
डिफाइंड वे में अपने प्रॉब्लम्स को समझना है। यही होता है प्रॉब्लम डिफिनीशन। इसके बाद नेक्स्ट फेज आता है प्रॉब्लम एनालिसिस की। अब हम प्रॉब्लम डिफिनीशन को और प्रिसाइज बनाते हैं। सबसे पहला रूल, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसे क्लियरली डिफाइन करें। हर इनपुट और आउटपुट को एग्जैक्टली नेम और डिस्क्राइब करना जरूरी है। इनपुट स्पेसिफिकेशन आउटलाइन करते समय इनपुट का नंबर हो या किस टाइप का इनपुट होना चाहिए, इस पे आप फोकस करेंगे। वैलिड रेंज कांस्टेंट मेंशन करेंगे। एग्जांपल वैल्यू दें, जैसे प्रिंसिपल इक्वल टू 500, रेट इक्वल टू 5%, ईयर्स 3 ईयर्स, ये सब आपको डिफाइन होने चाहिए। सब कुछ एनालाइज करके उसे इनपुट में आप डिफाइन करें। इसके बाद आता है आउटपुट स्पेसिफिकेशन। उसे भी आप डिस्क्राइब करें, जैसे आउटपुट की नंबर और टाइप, फॉर्मेटिंग डिटेल्स जैसे डेसिमल प्लेसेस, लेबल्स, फील्ड विड्थ। एग्जांपल आउटपुट्स जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 750.00। यह प्रिसीजन आगे की डिजाइन और कोडिंग को स्मूथ बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इंप्लीमेंटेशन कभी भी साइलेंटली डेटा इन्वेंट या इग्नोर नहीं करेगा। अगर कोई डिटेल्स रिटन स्पेसिफिकेशन में नहीं है तो उसे एज्यूम नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, क्लियर स्पेसिफिकेशन डिसिप्लिन डेवलपमेंट की पहचान है। अब आप कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी अनक्लियर इनपुट्स या अनक्लियर आउटपुट स्पेसिफिकेशन की वजह से कैलकुलेशन या फीचर गलत इंप्लीमेंट किए हैं आपने, और उस एक्सपीरियंस से आपको क्या इंसाइट मिला? अब हम कुछ की डिजाइन स्ट्रेटजी समझते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली सॉल्व करने में मदद करती है। आज हम 4 इंपॉर्टेंट अप्रोच कवर करेंगे: डिवाइड एंड कॉन्कर, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच एंड मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब है प्रॉब्लम्स को छोटे मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक करना। हर सब प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली सॉल्व किया जाता है और फिर सॉल्यूशंस को कंबाइन करके फाइनल सॉल्यूशन बनाया जाता है। टॉप डाउन डिजाइन में हम ओवरऑल सिस्टम से शुरुआत करते हैं, फिर उसे प्रोग्रेसिवली छोटे और डिटेल कंपोनेंट्स में डिकम्पोज करते हैं, और यह अप्रोच बिग पिक्चर क्लियरिटी देता है। बॉटम अप डिजाइन में हम छोटे इंप्लीमेंटेड कंपोनेंट पहले बिल्ड और टेस्ट करते हैं, फिर उन्हें इंटीग्रेट करके फुल सिस्टम तैयार करते हैं। यह इंक्रीमेंटल कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। और मॉड्यूलर डिजाइन सिस्टम को सेल्फ कंटेंट और टेस्टेबल यूनिट में स्ट्रक्चर करता है। यह मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली डेवलप और मेंटेन किया जा सकता है। यह मेंटेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी दोनों इंप्रूव करता है। ये स्ट्रेटजीज एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देती हैं, इससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इफिशिएंटली टैकल किया जा सकता है। अब आप कमेंट में बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी डिजाइन स्ट्रेटजी आपको प्रैक्टिकल लगती है। अब हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के कोर कंसेप्ट को समझते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग 3 फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट पर बिल्ड होती है: सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रिपीटेशन। सीक्वेंस का मतलब होता है जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं एक के बाद एग्जीक्यूट हों। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, सपोज करिए ब्लॉक है, ये सारे स्टेटमेंट हैं, तो ये सारे स्टेटमेंट एक के बाद एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे और फाइनली फिनिश हो जाएंगे। इस ब्लॉक के सारे स्टेटमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होंगे और फिनिश हो जाएंगे। यह एक सीक्वेंस में स्टार्ट होगा और फिनिश हो जाएगा। और सिलेक्शन कंडीशन के आधार पर पाथ चूज करने देता है। जैसे अगर आप इफ कंडीशन यूज करते हैं और कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या होगा, एक ब्लॉक होगा, वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ट्रू कंडीशन यहाँ पे ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। यह पूरा ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जबकि कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो उसके लिए अलग से ब्लॉक हो सकता है और उसके स्टेटमेंट खुद के अलग से होंगे। तो जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट हो उसके लिए सिलेक्शन यूज करते हैं। अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक, अगर फॉल्स है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ये जब भी आपका ट्रू होगा तो ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और जब भी अगर फॉल्स होगा तो ट्रू ब्लॉक में नहीं जाएगा, वो फॉल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा वन बाय वन करके। ये होता है सिलेक्शन। और फाइनली रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या करता है कि ये तब तक किसी भी ब्लॉक को रिपीट करता रहेगा, बार बार उसे एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक उसका कंडीशन ट्रू हो तब तक। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। सपोज करिए कोई एक ब्लॉक है, उसमें एक कंडीशन है और वो ट्रू हो रहा है, बार बार ट्रू हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो ये ट्रू हो रहा है, राइट? तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो जैसे लास्ट सपोज करिए ये आपका लास्ट स्टेटमेंट है, जैसे ही लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ये वापस चला जाएगा कंडीशन चेक करने। अगर ये ट्रू होगा तो फिर से एग्जीक्यूट करेगा सारे स्टेटमेंट,
और फिर से लास्ट स्टेटमेंट आएगा, फिर से वापस चला जाएगा, ट्रू चेक करेगा। किसी भी कंडीशन में अगर हमने कुछ ऐसा कंडीशन लगाया, सपोज करो नंबर इज इक्वल टू 5, तो जब जब नंबर 5 आएगा आपका कंडीशन ट्रू होता रहेगा। आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा करके नंबर को वेरीफाई मॉडिफाई कर दे रहे हैं, आप नंबर को चेंज कर दे रहे हैं। सपोज करिए n इज इक्वल टू आपने यहाँ पे 6 कर दिया, तो जब भी आपका n इज इक्वल टू 6 होगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और जब ये फॉल्स होगा तो ये पूरा ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और ये लूप में एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी करके आप कंडीशंस को तब तक जब तक ट्रू होगा तब तक आपका लूप चलता रहेगा। जैसे आपका कंडीशन फॉल्स होगा लूप से बाहर आ जाएंगे। ये होता है रिपीटेशन, ये होता है आइट्रेशन। इसे आप लूपिंग कहते हैं, इटरेशन कहते हैं, इसे रिपीटेशन करते हैं। ठीक है, जब प्रोग्राम्स इन 3 कंस्ट्रक्ट पर बिल्ड होते हैं तो कोड क्लियर, प्रेडिक्टेबल और इजी टू डिबग बनता है। आर्बिट्रेरी जंप अवॉइड करने से स्पेक्टिव कोड नहीं बनता, यानी टेंजिबल कंट्रोल फ्लो और ट्रेस या मॉडिफाई करना मुश्किल हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटिशन वेल स्ट्रक्चर्ड और मेंटेनेबल कोड की फाउंडेशन है। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटेशन यही आपकी मेन फाउंडेशन है जो आप अपने पूरे प्रोग्रामिंग लॉजिक में समझेंगे। ठीक है, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग को समझने जा रहे हैं, एल्गोरिदम। किसी भी प्रोग्रामर्स के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है। एल्गोरिदम एक प्रिसाइज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जिसका यूज किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। एक अच्छे एल्गोरिदम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे वो सिंपल और क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए, यानी इंस्ट्रक्शन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपके, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए और हमेशा टर्मिनेट होना चाहिए। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, दो नंबर्स को ऐड करने का एल्गोरिदम। सबसे पहले आप किसी भी एल्गोरिदम में या किसी भी प्रोग्रामिंग में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद उसमें जो भी इनपुट्स हैं उन्हें आप रीड करोगे। तो यहाँ पे दो इनपुट्स हैं, num एंड num2, उन्हें आप रीड कर रहे हो। उसके बाद उन्हें आप ऐड कर रहे हो। जो भी ऐड होगा, जो भी वैल्यू ऐड होगी उसे आप असाइन कर रहे हो एक वेरिएबल ऐड में, और फिर उसे आप क्या कर रहे हो, आप प्रिंट कर रहे हो, उसका यूज कर रहे हो आप प्रिंट करने के लिए, उस ऐड को आप प्रिंट कर दे रहे हो और फाइनली अपने प्रोग्राम्स को स्टॉप कर दे रहे हो। इतना सिंपल स्ट्रक्चर भी एक वैलिड एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम्स प्रोग्राम और प्रॉब्लम सॉल्विंग की फाउंडेशन है। जब लॉजिक क्लियर और स्टेप बाय स्टेप डिफिनीशन होता है तो इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रक्चर्ड और रिलायबल बनता है। एक चीज मुझे क्लियर करके बताइएगा कि कोडिंग शुरू करने से पहले आप सीधे प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर पे या उसका एल्गोरिदम बनाते हैं? किसी भी प्रोग्रामर का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, उसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना, जिसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी एल्गोरिदम की। यहाँ स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स और एरोस का यूज करके ऑपरेशंस, डिसीजन और कंट्रोल फ्लो को विजुअली दिखाया जाता है। फ्लो चार्ट लॉजिक को देखने और समझने का क्लियर तरीका है। अब हम कुछ सिंबल्स को देखते हैं और उन्हें समझते हैं कि वो किस लिए यूज होते हैं। ओवल शेप, इसे आप स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं। किसी भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग और टर्मिनेट ओवल शेप से करते हैं हम लोग। फिर आता है पैरेललोग्राम, इनपुट आउटपुट के लिए यह यूज होता है। जैसे डेटा रीड करना है या फिर रिजल्ट प्रिंट करके दिखाना है, वहां पे आपको पैरेललोग्राम ग्राफ का यूज करते हैं, उसी में आपको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है रेक्टेंगल, प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कैलकुलेशन कर रहे हो आप या फिर डेटा मैनिपुलेशन कर रहे हो या फिर कोई भी पार्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रोसेस होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होता है, उन्हें आप रेक्टेंगल में लिखते हो आप। डायमंड डिसीजन को शो करता है, जैसे अभी आपने देखा कंडीशन, जैसे इफ एल्स, ये सब डायमंड में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इसमें एक एंट्री होती है और दो एग्जिट होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं यस और नो, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हेक्सागोन हमेशा लूपिंग के लिए, रिपीटेड इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। जब भी आपका लूपिंग होगा वहां पे आप हेक्सागोन यूज करेंगे। प्रोग्रामिंग में इसे आप फॉर लूप, डू व्हाइल लूप की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर्कल जो है आपका कनेक्टर की तरह काम करता है। फ्लो चार्ट को किसी दूसरे पार्ट से कनेक्ट करना है तो आप सर्कल में सपोज करिए ए लिखेंगे, दूसरे पार्ट में फिर ए से स्टार्ट करेंगे, तो एक कनेक्टर का काम करेगा कि जो आपका फ्लो चार्ट यहाँ ब्रेक हुआ था वो नेक्स्ट पेज पे या कहीं और से वहीं से स्टार्ट होगा जहां से ये सर्कल स्टार्ट होगी, जहां से वो नंबर स्टार्ट होगा। फ्लो डायरेक्शन आपका ये डायरेक्शन बताता है।
एरोस चारों डायरेक्शन में जाते हैं। सपोज करिए यहाँ लेफ्ट राइट है, टॉप बॉटम भी हो सकते हैं। ये आपके कनेक्टिंग का काम करते हैं, एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। इसे आप कंट्रोल फ्लो भी बोलते हैं। फ्लो चार्ट एक क्लियर और स्टैंडर्डाइज तरीका है जिसे एल्गोरिदम या प्रोग्राम्स की लॉजिक को विजुअलाइज और डॉक्यूमेंट किया जा सके। अगर आप फ्लो चार्ट थोड़ा भी समझ पा रहे हैं तो आप मुझे बताइए, क्या किसी भी प्रॉब्लम्स को या लॉजिक को लिखना है तो उसे टेक्स्ट में लिखेंगे या उसे रिप्रेजेंट करके आसानी से समझ सकते हैं। अब हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बीच का कंपैरिजन समझते हैं। दोनों ही स्टेप बाय स्टेप लॉजिक को रिप्रेजेंट और कम्युनिकेट करने के कॉमन तरीके हैं, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल अलग होता है। एल्गोरिदम नंबर टेक्स्ट स्टेप का यूज करते हैं ताकि लॉजिक और क्लियरिटी डिस्क्राइब किया जा सके। यह स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर लॉजिक रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। वहीं फ्लो चार्ट जियोग्राफिक सिंबल और एरोस का यूज करते हैं ताकि फ्लो को विजुअली दिखाया जा सके। ब्रांचिंग और लूपिंग बिहेवियर को विजुअलाइज करने में फ्लो चार्ट्स खास तौर पर पावरफुल होते हैं। एल्गोरिदम प्लेन इंग्लिश और मैथमेटिकल नोटेशन का यूज करते हैं, लेकिन फ्लो चार्ट एक यूनिवर्सल विजुअल लैंग्वेज फ्लो करते हैं। लिमिटेशन की बात करें तो एल्गोरिदम में ओवरऑल फ्लो इमेजिन करना भी कभी-कभी मुश्किल हो सकता है और फ्लो चार्ट बड़े या बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के लिए थोड़ा अनवाइडली हो सकते हैं। दोनों अप्रोच का सही यूज कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अब आप कमेंट में बताइए, जब लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो तो आप क्लियरिटी के लिए एल्गोरिदम प्रीफर करेंगे या फ्लो चार्ट? अगर आप एल्गोरिदम करेंगे तो क्यों, और फ्लो चार्ट करेंगे तो क्यों? अब हम डिजाइन फेज से आगे बढ़ते हैं और एक्चुअल कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज में प्रवेश करते हैं। कोडिंग वह प्रोसेस है जिसमें वेरीफाइड एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट को सोर्स कोड में ट्रांसलेट किया जाता है जिससे कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सके, जहां एक क्रिटिकल प्रिंसिपल है, डिजाइन फेज पूरी तरह कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही कोडिंग शुरू करनी चाहिए। क्लियर एल्गोरिदम के बिना कोड लिखना लॉजिकल एरर का एक बड़ा कारण बनता है। एल्गोरिदम और या फिर फ्लो चार्ट हमारे लिए एक रोडमैप की तरह काम करता है। कोडिंग फेज में हमारा काम है उसी रोडमैप को फेथफुली वर्किंग कोड में कन्वर्ट करना। दैट्स इट। कोड लिखते समय बार बार डिजाइन को रेफर करना जरूरी है ताकि इंप्लीमेंटेशन इंटेंडेड फंक्शनैलिटी के साथ अलाइन रहे। कोडिंग में प्रिसीजन और अटेंशन टू डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन को एग्जैक्टली ओरिजिनल डिसीजन के अनुसार बिहेव करना चाहिए। अब आप मुझे कोड में बताइएगा कि जब आप कोड लिखते हैं तो क्या आप पहले पूरा एल्गोरिथम क्लियर करते हैं या कोडिंग के दौरान डिजाइन डिफाइन करते हैं, या फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि अब क्या करना है? अब हम कोडिंग प्रोसेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल को समझते हैं, राइट, कंपाइल एंड टेस्ट, डीबग एंड फिक्स। सबसे पहला स्टेप है राइट कोड। यहां हम प्रोग्राम की लॉजिक को एक्चुअल सोर्स कोड में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा स्टेप है कंपाइल और टेस्ट करना। कंपाइल होना जरूरी है क्योंकि सिर्फ कंपाइल होना काफी नहीं है, हमें प्रोग्राम्स को अलग अलग इनपुट के साथ टेस्ट करना चाहिए ताकि हिडन इश्यूज सरफेस हो सके। तीसरा स्टेप है डीबग और फिक्स। टेस्टिंग के दौरान जो इश्यूज मिलते हैं उन्हें केयरफुली एनालाइज करके रिजॉल्व किया जाता है। फिर यह पूरा साइकिल रिपीट होता है जब तक प्रोग्राम एक्सपेक्टेड तरीके से काम न करे। सिस्टमैटिक टेस्टिंग स्पेशली डिजर्व इनपुट के साथ बग और अर्ली स्टेज पर पकड़ने की है। एक प्रोग्राम कंपाइल हो सकता है फिर भी उसमें लॉजिकल इश्यूज छिपे हो सकते हैं। कंसिस्टेंट टेस्टिंग डिसिप्लिन रिलायबल सॉफ्टवेयर की फाउंडेशन है। इसी की वजह से आपको एक कोर डेवलपमेंट और कोर क्यूए टीम बनती है जिसको आप टेस्टिंग टीम बोलते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में डेवलपमेंट और टेस्टिंग टीम अलग अलग होती है। अब हम प्रोग्रामिंग में होने वाले 4 मेन टाइप्स ऑफ एरर समझते हैं। ये हैं सिंटैक्स एरर्स, रन टाइम एरर्स, सिस्टमैटिक एरर्स और लॉजिकल एरर्स। सिंटैक्स एरर ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होते हैं जिन्हें कंप्यूटर या कंपाइलर डिटेक्ट कर लेता है। जब तक ये एरर्स फिक्स नहीं होते प्रोग्राम रन ही नहीं कर सकता। रन टाइम एरर्स एग्जीक्यूशन के दौरान, जैसे डिवाइड बाय जीरो, ऐसे एरर्स होते हैं जो एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। इन्हें आप कोडिंग में एक्सेप्शन बोलते हैं जिसकी वजह से ऐप क्रैश होने लगता है। एंड सिस्टमैटिक एरर्स लॉजिकल असाइनमेंट रूल्स को वायलेट करते हैं। जैसे अगर हम लिख दें a प्लस बी इक्वल टू वाई, जबकि सही फॉर्म होना चाहिए y इक्वल टू a प्लस बी। यह स्टेटमेंट कंपाइल हो सकता है या कॉन्टेक्स्ट के अनुसार इशू दे सकता है। लॉजिक एरर्स सबसे
ट्रिकी होते हैं। प्रोग्राम क्रैश नहीं करता, लेकिन आउटपुट गलत आता है क्योंकि फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी, जिससे जिससे कि आपका एल्गोरिदम सही काम नहीं कर रहा है, जिससे कि आपका आउटपुट गलत आ रहा है। इन्हीं एरर्स को क्लियरली समझना इफेक्टिवली डिबगिंग और ट्रबल शूटिंग की फाउंडेशन है। अब आप कमेंट में बताइए, क्या आपको क्लियरली इन 4 एरर्स के बारे में पता था? कब सिंटेक्स एरर होते हैं, कब आपका रन टाइम एरर होता है, कब सिमेंटिक एरर्स होते हैं और कब लॉजिकल एरर होते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लॉजिकल एरर्स अक्सर सबसे चैलेंजिंग होते हैं क्योंकि प्रोग्राम स्मूथली रन करता है और आउटपुट भी सरफेस पर सही लगता है, लेकिन एक्चुअल आंसर गलत होने लगता है। एक कॉमन एग्जांपल लें, अगर हम सर्किल का एरिया कैलकुलेट करते समय फार्मूला 2 पाई आर यूज कर लिया 2 पाई आर यूज कर लिया जाए, जबकि यह फार्मूला पाई क्रॉस आर स्क्वायर होना चाहिए, तो प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट इनकरेक्ट आता रहेगा। ऐसे लॉजिकल एरर्स को फिक्स करने के लिए सिर्फ कोड देखना काफी नहीं है, हमें वापस ओरिजिनल एल्गोरिदम और डिजाइन पर जाना पड़ता है और हम फार्मूला, कंडीशंस और एजम्पशन को वेरीफाई करना होता है। कोर लॉजिक और मैथमेटिक्स को रिविजिट करना इन सब्टल लेकिन डेंजरस बग्स को पकड़ने की है। अब आप कमेंट में शेयर कीजिए, क्या आपने कभी ऐसा बग फिक्स किया है जहां प्रोग्राम्स रन तो सही हो रहा है, लेकिन आउटपुट आपको गलत मिल रहा है? और अगर आपको ये प्रॉब्लम्स मिला तो उसे आप ट्रेस कैसे किए? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर आते हैं, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, यह प्रोजेक्ट्स की लॉन्ग टर्म क्लियरिटी और सस्टेनेबिलिटी की बैकबोन है। यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ऑडियंस के लिए जरूरी है। इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन में भी शामिल होते हैं मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स, क्लियर कंपोनेंट्स, प्रॉपर कोड फॉर्मेटिंग। ये सभी चीजें डेवलपर्स को कोड बेस जल्दी समझने में, कॉन्फिडेंटली मॉडिफाई करने में मदद करती है। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन यूजर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की होती है। इसमें शामिल होते हैं आपके यूजर मैनुअल्स, एडमिन गाइड, डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन जैसे फ्लो चार्ट या फिर सिस्टम डिजाइन। क्लियर और ऑटोमेटेड टेक्निकल मैनुअल डेवलपर्स के लिए रेफरेंस गाइड की तरह काम करता है। एक टीम के रूप में हमें इंश्योर करना होगा कि डॉक्यूमेंटेशन कॉम्प्रिहेंसिव और अप टू डेट हो, ताकि डिप्लॉयमेंट स्मूथ रहे और ऑनगोइंग मेंटेनेंस आसानी से मैनेज किया जा सके। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोड एक बार लिखकर कंप्लीट नहीं हो जाता, उसे टाइम टू टाइम रिव्यू और अपडेट करना जरूरी है, ताकि चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स और नए इश्यूज हैंडल किया जा सके। आज आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे व्हाट्सएप हो या फिर ओला हो या फिर कोई भी फेसबुक हो, इन एप्लीकेशंस में आज भी मेंटेनेंस और डेवलपमेंट होते रहते हैं। उसका रीजन ये है कि नई नई चीजें आती रहती हैं, उन्हें आप इंप्लीमेंट करते रहते हो, पुराने बग्स को फिक्स करते रहते हो। पीरियोडिक रिव्यू मॉडिफिकेशन एसेंशियल है। जब भी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो या न्यू बग डिस्कवर हो, तो हमें कोड बेस रिविजिट करना चाहिए। मेंटेनेंस फेज में अप टू डेट डॉक्यूमेंटेशन बहुत क्रिटिकल होती है। अगर डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, अपडेटेड ना हो अगर डॉक्यूमेंटेशन क्लियर और अपडेटेड ना हो, तो हर कोड चेंज गेस वर्क बन सकता है। टाइम प्रेशर में बिना क्लियरिटी के चेंज करने से पुराने इश्यूज फिर से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। इफेक्टिव मेंटेनेंस के लिए टेक्निकल वर्क और क्लियर कम्युनिकेशन दोनों का बैलेंस जरूरी है। स्ट्रक्चर अपडेट प्लस प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम को लॉन्ग टर्म स्मूथ और स्टेबल बनाए रखते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के की फेज को फेल्योर प्रिवेंशन के पर्सपेक्टिव को समझते हैं। हर फेज किसी न किसी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ फेल्योर को प्रिवेंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। डिफिनीशन फेज का गोल है रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्व करने से बचाना। यहाँ कंसिस्टेंट अवेयर स्पेसिफिकेशन लिखी जाती है ताकि स्कोप और बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइंड हो। एनालिसिस फेज मिसिंग या मेल फॉर्म डेटा को प्रिवेंट करने के लिए फोकस करता है। यहाँ सभी इनपुट्स, आउटपुट्स और फॉर्मेट क्लियरली लिस्ट किए जाते हैं। क्लियरिटी यहाँ फ्यूचर एरर्स को कम करती है। डिजाइन फेज कॉम्प्लेक्सिटी ओवरलोड को मैनेज करता है। डिकम्पोजिशन एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट से मदद से प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर तरीके से हैंडल किया जाता है। कोडिंग एंड टेस्टिंग फेज में सिंटेक्स, रन टाइम, लॉजिकल एरर्स को टारगेट करता है। कंपाइल करना, वेरीफाइड इनपुट के साथ टेस्ट करना और सिस्टमैटिक डिबगिंग, यह सब रिलायबिलिटी इंश्योर करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन फेज नॉलेज लॉस और
मिसयूज को प्रिवेंट करता है। इंटरनल और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन दोनों मेंटेन करना जरूरी है। मेंटेनेंस फेज इवोल्यूशन को ध्यान में रखकर डिजाइन करने की बात करता है। अगर शुरुआत से स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान दिया जाए तो फ्यूचर चेंजेस सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं। इन सभी फेजेस का पर्पस क्लियर है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू रिस्क को प्रोएक्टिव मैनेज करना। अब आप कमेंट में मुझे बताइएगा फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा फेज कंपनीज या टीम्स अंडर एस्टिमेट कर देती हैं और उससे उनका क्या इम्पैक्ट होता है। अब हम 4 कॉमन डिजाइन स्ट्रेटजी को थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से समझते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर, टॉप डाउन, बॉटम अप एंड मॉड्यूलर डिजाइन। डिवाइड एंड कॉन्कर में प्रॉब्लम्स को रिकर्सिवली छोटे और मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स में स्प्लिट कर दिया जाता है। हर सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और फिर सॉल्यूशन करके कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है। यह अप्रोच लार्ज प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में लाने के इफेक्टिव है। टॉप डाउन डिजाइन होल सिस्टम से शुरुआत करता है। पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर डिफाइन होते हैं, फिर उसे ग्रेजुअली इंप्लीमेंटेबल स्टेटमेंट में रिफाइन किया जाता है। यह अप्रोच बेस्ट काम करता है जब बिग पिक्चर क्लियरिटी पहले से हो। बॉटम अप डिजाइन छोटे कंपोनेंट्स बिल्ड और वेरीफाई करने से शुरू होता है। इंप्लीमेंट पार्ट्स पहले टेस्ट किए जाते हैं, फिर उन्हें कंबाइन करके फुल सिस्टम बनाया जाता है। यह इंक्रीमेंटल कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी देता है। और मॉड्यूलर डिजाइन में हम हर मॉड्यूल का सिंगल क्लियर अप्रोच होता है। मॉड्यूल्स को आइसोलेट में टेस्ट किया जा सकता है और इंटीग्रेशन बाद में किया जा सकता है। यह मेंटेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी दोनों को स्ट्रांग बनाता है। ये सभी स्ट्रेटजीज कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज करने के अलग अलग तरीके प्रोवाइड करती हैं। कौन सी स्ट्रेटजी चूज करनी है या प्रॉब्लम्स टाइप, टीम एक्सपर्टाइज और प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स पर डिपेंड करता है। डियर फ्रेंड्स, अब हम एल्गोरिथम की कोर प्रॉपर्टीज को हाई लेवल पर समझते हैं। एक वैलिड एल्गोरिथम में कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। एल्गोरिथम सिंपल होना चाहिए, प्रिसाइज और अनएम्बिगियस होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, इनपुट हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए, क्लियर आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए, एरर्स को हैंडल करने की लॉजिक होनी चाहिए। एल्गोरिथम जीरो या मल्टीपल इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है। हर सिचुएशन में इनपुट जरूरी हो ऐसा नहीं है, लेकिन एक चीज मैंडेटरी है, हर एल्गोरिथम कम से कम एक आउटपुट जरूर प्रोड्यूस करे। अगर कोई आउटपुट नहीं है तो एल्गोरिथम का प्रैक्टिकल पर्पस नहीं बनता है। तो टर्मिनेशन भी नॉन निगेशियल रिक्वायरमेंट है। अगर कोई प्रोसेस थियोरेटिकली फॉरएवर रन कर सकता है तो वह वैलिड एल्गोरिथम नहीं माना जाएगा। इन प्रॉपर्टीज को समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यही एल्गोरिथम की डिफिनीशन और फंक्शनिंग की फाउंडेशन है। अब आप कमेंट में बताइए, आपके अनुसार एल्गोरिथम डिजाइन करते समय सबसे चैलेंजिंग प्रॉपर्टी कौन सी होती है? प्रिसीजन, टर्मिनेटिंग या एरर हैंडलिंग, और क्यों? डियर फ्रेंड्स, अब हम आज की डिस्कशन के की टेकअवेज को समराइज करते हैं। ये पॉइंट्स सक्सेसफुली प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन बनाते हैं। सबसे पहला, प्रॉब्लम्स को प्रिसाइजली डिफाइन करना। अगर शुरुआत में प्रॉब्लम क्लियरली स्टेटेड हो और डाउन स्ट्रीम फेल्योर काफी हद तक अवॉइड किया जा सके। दूसरा, कोडिंग से पहले सॉल्यूशन डिजाइन करना। एल्गोरिथम और प्रोग्राम फ्लो को मैप करने से लॉजिक एरर्स अर्ली स्टेज पर ही पकड़ में आ जाते हैं, जब फिक्स करना आसान और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तीसरा, सिस्टमैटिक टेस्टिंग। कोड कंपाइल हो जाना करेक्टनेस की गारंटी नहीं है। वैरायटी ऑफ इनपुट के साथ टेस्टिंग करना जरूरी है ताकि सिंटैक्स, रन टाइम और लॉजिकल एरर एक्सपोज हो सके। चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर और डिटेल डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना। गुड डॉक्यूमेंटेशन फ्यूचर चेंजेस को गेस वर्क नहीं रहने देता, बल्कि इन्फॉर्म्ड और लो रिस्क डिसीजन में बदल देता है। इन 4 प्रैक्टिसेस को कंसिस्टेंटली फ्लो करना रिलायबल और मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर की स्ट्रांग हैबिट बनाता है। सो फ्रेंड्स, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने इस प्रोग्राम से, इस लेक्चर से क्या सीखा। आप मुझे कमेंट करके बताइए और सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।